हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो सभी? तो धनी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम फिर एक नए कवि के साथ में तो आज हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो, जो कि अपनी पहेलियाँ, मुखरियाँ और दोस्तों के लिए प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य में। तो शुरुआत करते हैं अपने अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो ये एक मुस्लिम कवि है, पर अपन पढ़ेंगे क्योंकि अपने साहित्य जगत में सब बराबर है और अपने को पढ़ना पड़ेगा। इनका जो जन्म है ना, इधर लिख देती हूँ मैं। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली ग्राम में हुआ था। पटियाला नहीं है ना, पटियाली है। पटियाला पंजाब में है, ये पटियाली अपने यूपी के अंदर है। इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन निजामुद्दीन औलिया था। और इनका जो मूल नाम था ना, इनका मूल नाम अब्दुल हसन या अब्दुल मोइनुद्दीन खुसरो था। मूल नाम मान लो या पूरा नाम मान लो, अब्दुल मोइनुद्दीन खुसरो था इनका पूरा नाम। अब्दुल हसन भी है, मैं भूल गई थी। अब्दुल हसन मोइनुद्दीन खुसरो इनका मूल नाम था। और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। और इनका जन्म एटा जिले के पटियाली ग्राम में हुआ था। कहते हैं कि ये जो अमीर खुसरो थे ना, ये अपने गुरु से असीम प्रेम करते थे। इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया से असीम प्रेम करते थे। जब ये दिल्ली से आए थे तो इनके गुरु की मृत्यु हो गई थी। इनके गुरु की मृत्यु हो गई तो इन्होंने अपने गुरु के बारे में एक पंक्ति लिखी थी। गोरी सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस। चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने। रेण भई चहु देश। जब इनके गुरु की मृत्यु हो जाती तो ये एक पंक्ति कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। चल खुसरो घर आपने, रेण बही चहु देश। जब इनके गुरु की मृत्यु हो जाती है तो ये कहते हैं कि चारों तरफ अंधेरा छा गया है, खुसरो अब अपने घर चल। तो इनका जन्म हो गया एटा जिले के पटियाली ग्राम में। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। ये अपने गुरु से असीम प्रेम करते थे। और इनका जो जन्म है ना, वो हुआ था 1253 ईस्वी में। इनका जन्म एक और डेट भी मिलती है, पर 1253 सही है। यही आंसर करना आपको अगर ऑप्शन में मिले तो इनके गुरु से असीम प्रेम करते थे। इनके गुरु की मृत्यु पर इन्होंने ये पंक्ति लिखी थी। और इनका मूल नाम जो है अब्दुल हसन या अब्दुल हसन मोइनुद्दीन खुसरो था। इनका संगीत के क्षेत्र में
संगीत के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान है, जिसके समान कोई ना हो उसे बोलते हैं अद्वितीय, कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय संगीत के क्षेत्र में इनका अद्वितीय स्थान है। इन्होंने सितार, तबला, सितार व तबला के आविष्कार है। इन्होंने आविष्कार किया था सितार और तबला का। और इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया। इन्होंने कव्वाली, गजलें, गजलों का भी आविष्कार किया। इन्होंने ना बहुत ही मनोरंजनात्मक पहेलियां, मुखरियां और दो सुकने लिखे थे। और तराना गायन शैली का भी इन्होंने आविष्कार किया। तराना ये एक गायन शैली है ना। इन्होंने सितारा, तबला का आविष्कार किया। इन्होंने तराना गायन शैली, कव्वाली और गजलों का भी आविष्कार किया। इन्होंने अपनी रचना में पहेलियां, मुकुरियां और दो सुकने, ये क्या होते हैं मैं आपको बता दूंगी अभी। ये इनकी रचनाएं हैं ना। इन्होंने स्वयं को हिंदुस्तान की स्वयं को, खुद को हिंदुस्तान की तूती कहा। तूती का अर्थ होता है आवाज। इन्होंने स्वयं को हिंदुस्तान की आवाज कहा। और ये कहते थे अगर मुझसे बात करनी है ना, अगर मेरे से बात करनी है तो हिंदी में करो, अगर मुझसे बात करनी हो तो हिंदी में करो। ये थे मुस्लिम कवि, पर हिंदी के बहुत बड़े ये थे। तो अगर मुझसे बात करनी है तो हिंदी में बात करो या हिंदी में बात करो। और इन्होंने हिंदी के लिए, जो अपनी हिंदी भाषा है, हिंदी के लिए इन्होंने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। और ये कहते हैं कि अगर मुझसे बात करनी है तो हिंदवी में करो। और इन्होंने खुद को हिंदुस्तान की तूती कहा। इन्होंने स्वयं को जो हिंदुस्तान की तूती कहा। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली ग्राम में हुआ। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। और इनका मूल नाम अब्दुल हसन मोइनुद्दीन खुसरो था। और इनका संगीत के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रहा। इन्होंने सितार व तबला का आविष्कार किया इन्होंने। और इन्होंने तराना गायन शैली, कव्वाली, गजलों का भी आविष्कार किया। और इन्होंने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा। और ये कहते थे कि अगर मुझसे बात करनी है तो हिंदवी में करो। और इन्होंने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। और ये अपने गुरु से असीम प्रेम करते थे। और इन्होंने अपने गुरु की मृत्यु पर ये पंक्ति भी लिखी। और इन्होंने पहेलियां, मुकरियां लिखी, दो सुकने लिखे। इनकी जो पहेलियां और मुकरियां थी ना, उनकी प्रमुख विशेषता थी उक्ति वैचित्र्य। उक्ति का मतलब तो हो गया कथन, और वैचित्र्य का अर्थ हो गया विचित्र। जिनका मतलब विचित्र अर्थ निकलता हो उन्हें बोलते हैं वैचित्र्य।
उक्ति व चित्रे। तो अब मैं मिटा रही हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकती हो। इनकी जो मेन बातें वो मैंने आपको बता दी। अपन आगे इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे, तो मैं मिटाती हूँ, फिर अपन आगे देखते हैं इनके बारे में। इनकी जो एक रचना है नूह या नूप सिपहर, नूप सिपहर में इन्होंने भारत महिमा का वर्णन किया। इनकी रचना है एक नूह या नूप सिपहर में भारत महिमा का वर्णन किया, और इन्होंने मुस्लिम और हिंदू समाज है ना, उसको जोड़ने का काम किया, उसको जोड़ने का काम किया। अब मैं आगे बताती हूँ इनके बारे में। और इनको ना खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता कहा जाता है। और इनकी रचना है नूह या नूप सिपहर। नूह का अर्थ होता है नौ, और सिपहर का अर्थ होता है नूह या नो। नूह का अर्थ होता है नौ, और सिपहर का अर्थ होता है आसमान। आसमान जिसमें भारत महिमा का वर्णन है, भारत महिमा का वर्णन। तो इनको खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता कहा गया है। और राम कुमार वर्मा ने, जो अपने हिंदी के कवि हैं राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा ने इनको अवधी का और जो अपनी अवधी भाषा है, अवधी भाषा का पहला कवि कहा। अवधी का पहला कवि राम कुमार वर्मा ने इनको अवधी का पहला कवि कहा। ये मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने हिंदू और मुस्लिम समाज को जोड़ने का, या इन हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में पुल का कार्य किया। हिंदू और हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति का, इनको हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि कहा गया, क्योंकि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम समाज को जोड़ने का कार्य किया। प्रथम प्रतिनिधि कवि कहा गया। इनको हिंदू और मुस्लिम समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि कहा गया, क्योंकि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम समाज को जोड़ने का कार्य किया, उनके बीच पुल का कार्य किया। तो ये हो गई इनके बारे में और महत्वपूर्ण बातें। इनको खड़ी बोली का ये कथन हो गया इनके बारे में। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता कहा गया। इनकी रचना है नूह या नूप सिपहर में, जिसका अर्थ होता है नौ आसमान, जिसमें भारत महिमा का वर्णन है। और इनको ये भी कथन हो गया, इनको राम कुमार वर्मा ने इनको अवधी का पहला कवि कहा गया। और ये इनके बारे में हो गई इनकी विशेषता कि भाई इनको हिंदू और मुस्लिम समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि कहा गया। तो अपन आगे देखते हैं इनके बारे में। और इनकी जो रचना है ना, इनकी रचना है 100 या 99 रचना है, जिनमें से इनकी रचना 21 या 22 रचना प्राप्त होती है। 21 या 22 रचनाएं प्राप्त होती है, जिनमें से अपनी 3 रचना है हिंदी की है। इन रचनाओं में से 3 रचना इन्होंने हिंदी की है, जिसमें एक है खालिक बारी। पहली है खालिक बारी,
ये मिलती तो केवल ये एक ही है अपने खालिक बारी, और ये अपने हिंदी की 3 रचनाएं हैं जिनमें एक है खालिक बारी। ये रचना ही केवल प्राप्त होती हैं। कहते हैं कि इनकी 100 या 99 रचना है, जिनमें से 21 या 22 रचनाएं प्राप्त होती हैं। जो ये प्राप्त होती है उनमें 3 रचनाएं हिंदी की थी, जिसमें से अपने को हिंदी की खालिक बारी रचना ही प्राप्त होती है। और एक थी हालात ए कन्हैया। नाम तो मैं आपको बता देती हूँ, पर कहते हैं कि प्राप्त नहीं हुई थी ये हालात ए कन्हैया। हालात ए कन्हैया। नजरान ए हिंदी। नजरान ये अपने 3 हिंदी की रचनाएं हैं। खालिक बारी, हालात ए कन्हैया, नजरान ए हिंदी। तो ये 3 रचनाएं इनकी कुल रचनाएं हैं। 100 या 99 रचनाएं मानी गई है, जिनमें से 21 या 22 रचनाएं प्राप्त होती है, जिनमें से 3 हिंदी की है। हिंदी की ये 3 रचनाएं ये हैं, और इनकी एक रचना ये है जिसमें भारत महिमा का वर्णन किया गया। और ये हो गई इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। और इनकी जो रचनाएं हैं ना, इनकी रचनाओं का संकलन सन 1918 में सबसे पहले, इनकी रचनाओं का संकलन सन 1918 में सबसे पहले यही पूछते हैं अपने हिंदी में मेन। इनकी रचनाओं का संकलन महमूद रशीद या अहमद सालम ने अलीगढ़ से महमूद 1918 में सबसे पहले इनकी रचना का जो संकलन है, इनकी रचना यहाँ आगे लिख रही हूँ मैं, संकलन है ना, ये अपने हिंदी में जरूर पूछते हैं। और अभी तक शायद ये 2-3 बार एग्जाम में पूछ ली गई है। 1918 में सबसे पहले महमूद रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से जवारे खुसरवी के नाम से किया। जवारे तो इनकी रचनाओं का सबसे पहले जो संकलन किया था ना, वो महमूद रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से जवारे खुसरवी के नाम से इनकी रचनाओं का जो सबसे पहले संकलन है इन्होंने किया। और दूसरा जो संकलन है, दूसरी बार संकलन 1922 में ब्रज रतन दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी से, तो नागरी प्रचारणी सभा काशी से खुसरो की हिंदी कविता के नाम से करवाया। तो ये हो गए इनकी रचनाओं का संकलन। इनकी रचनाओं का संकलन दो कवियों ने करवाया। पहला तो 1918 में सबसे पहले इनकी रचनाओं का संकलन मोहम्मद रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से जवाहर खुसरवी के नाम से करवाया। और दूसरा जो संकलन है 1922 में ब्रज रतन दास नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा खुसरो की हिंदी कविता के नाम से करवाया। तो ये हो गई। और इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, या नोट्स बना रहे हो तो बना सकते हो, या फिर अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो क्लास को दोबारा देकर आप ये याद कर सकते हो। तो मैं इनको मिटा देती हूँ। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, बाकी मैं मिटा के इनकी आगे अब इनकी पहेलियों के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही मनोरंजनात्मक पहेलियाँ हैं। तो अब आगे इनके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने पहेलियाँ की शुरुआत इन्होंने ही की थी।
जो अपनी भाषा में बोलते हैं ना अपन टहलियाँ, वो पहेलियों की शुरुआत इन्होंने की थी। मैं बताती हूँ आपको, पहले इनको मिटा देती हूँ मैं। ये हिंदी साहित्य की जो महत्वपूर्ण कवि है, जिनके अंदर में से हर बार दो दो क्वेश्चन तो आप मान के चलो हिंदी साहित्य में कवि है सारे ही, जिनको अलग अलग आदिकाल में, भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में बांटा गया है। उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं और ये टीचर के एग्जाम में, केंद्र की भर्तियों में, नीट में, जीआरएफ में, सब में आते हैं। तो जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगी तो भी आपका साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे अगर टाइम मिलेगा तो अपन डिटेल से भी पूरा साहित्य पढ़ेंगे। तो अपन ने इनकी रचना के बारे में बात कर लिया है और इनकी जीवन परिचय के बारे में बात कर लिया है। अपन अब इनकी पहेलियों के बारे में बात करते हैं। पहेलियाँ, इनकी जो पहेली थी वो मैं आपको बता देती हूँ। एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। उसका आंसर आप बताना, मैं आपको पूछ रही हूँ। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जिससे आपको समझ में आ जाए। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। मोती ना उसमें से एक गिरे। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। थाल ये चारों तरफ फिरे। थाल ये चारों तरफ फिरे। मोती ना उसमें से एक गिरे। अब आपको आंसर बताना। एक थाल मोती से भरा हुआ है, सबके सिर पर औंधा धरा हुआ है। थाल ये चारों तरफ फिरे, मोती ना उसमें से एक गिरे। ये इनकी पहेली है। इसका आंसर आप बताओगे मुझे। मैं आगे लिख रही हूँ इनकी दो शकुने से पहले इनकी मुखरियां लिख देती हूँ मैं। आप सोचो, मैं बताती हूँ, फिर लास्ट में मैं बता देती हूँ। मुखरियां वो होती हैं जो मतलब अपनी बात कह के मुखर जाते हैं, और इसमें ए सकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ए सकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ए सकी शब्द का प्रयोग किया जाता है और अपनी बात कह करके मुखर जाते हैं। अपनी बात कह करके बात कहकर अपनी बात से फिर जाते हैं ना। आप भी कभी कभी लग रहा है भाई स्थिति ऐसी है मार खाने की है, तो कुछ कह करके फिर जाते हो, वैसे ही स्थिति है। तो इसमें भी मुखरियां हैं इनकी, जिसमें अपनी बात कह करके फिर जाते हैं, अपनी बात से मुखर जाते हैं। तो वो कहती हैं, जब वो मेरे मंदिर में आवे। इनकी एक मखुरियां मैं बता देती हूँ आपको। जब वो मेरे मंदिर में आवे, मंदिर है वह यहाँ पे, मंदिर में आवे, आते मुझको, बहुत मनोरंजनात्मक है इनकी ये मुखरियां पहेलियां। आते मुझको आन जगावे। जब वो मेरे मंदिर में आवे, आते मुझको आन जगावे। जब वो मेरे मंदिर में आवे, आते मुझको आन जगावे। जब वो मेरे मंदिर में आवे, आते मुझको आन जगावे। छेड़त फिरत, छेड़त
फिरत विरह के अचर, विरह के अक्षर। तो फिर वो कहती है हे सखी साजन, हे सखी साजन। फिर ये अपनी बात से मुकर जाती है और कहती है ना सखी, ना सखी मच्छर। ये अपनी बात से मुकर गई, देख लो। जब वो मेरे मंदिर में आवे, मेरे मंदिर यानी मेरे घर के अंदर आवे, आते ही मुझको आन जगावे, आते ही मुझको जगा देते हैं। छेड़त फिरत वह विरह के अचर, और वो बातें छेड़ देते हैं। फिर वो बोलती है हे सखी, तो उसकी सखी बोलती है हे सखी साजन, तो आपके साजन आए होंगे। तो फिर अपनी बात से मुकर जाती है और कहती है ना सखी मच्छर, मच्छर आते हैं रात में और मेरे कानों में बोलते हैं और मेरी नींद उड़ा देते हैं, और मैं मच्छर के बारे में बात कर रही हूँ। तो इसकी सखी कहती है कि हे सखी साजन, ये अपनी बात से मुकर जाती है ना सखी मच्छर। तो ये उनकी मुखरियाँ। और अब इनके दो सुकूने मैं आपको बता देती हूँ, ये और भी अच्छे लगे मेरे को। दो सुकूने, दो सुकूने, इसमें मतलब एक ही, इसमें दो भाषा का प्रयोग होता है। एक ही चीज कही जाती है, उसके दो मतलब दो चीज कही जाती है, उसका आंसर एक ही होता है। मैं बता देती हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे राहगीर, राहगीर, राहगीर यानी रास्ते में चलने वाला। राहगीर प्यासा क्यों, राहगीर प्यासा क्यों। और जो अपना गधा है, राहगीर प्यासा क्यों है, गधा उदास क्यों है। राहगीर प्यासा क्यों, गधा उदास क्यों। तो आंसर बता सकते हो। गधा राहगीर प्यासा क्यों, इसका आंसर है लोटा न था, लोटा न था। राहगीर प्यासा क्यों, क्योंकि रास्ते में चलने वाले के पास लोटा नहीं था पानी पीने का, इसलिए वो प्यासे थे। और गधा उदास क्यों, गधा लौटता नहीं है, जब तक मिट्टी में लौटता नहीं है तो वो उदास ही रहता है। इसीलिए इसका आंसर है राहगीर प्यासा क्यों, गधा उदास क्यों, लोटा न था। तो ये हो गई दो क्वेश्चन, उसका एक आंसर। इसमें दो भाषा का प्रयोग हुआ। और एक और बता देती हूँ मैं आपको। घोड़ा पत्ता सड़ा क्यों, पत्ता सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। अब इसका आंसर है फेरा न था, फेरा न था। पत्ता सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, फेरा न था। घोड़ा जिस दिशा में जा रहा उसी दिशा में चलता गया, तो वो अड़ गया किसी दीवार के। और पत्ता सड़ा क्यों, क्योंकि जैसा पत्ता पड़ा उसको फेरा नहीं था, इसीलिए वो पत्ता सड़ गया। और इसमें एक और बता देती हूँ मैं आपको। समोसा, समोसा की बात आते ही सबके मुंह में पानी आ गया होगा। समोसा खाया क्यों नहीं, समोसा क्यों नहीं खाया या खाया क्यों नहीं। समोसा ऐसे लिख देती हूँ मैं आपको, वो जम जाएगा फिर ऐसे। समोसा क्यों नहीं खाया, समोसा क्यों नहीं खाया। और एक जूते क्यों नहीं पहने, इसका आंसर कौन बताएगा मुझे। समोसा क्यों नहीं खाया, जूते क्यों नहीं पहने, क्योंकि तला नहीं था। इसका आंसर है
तला नहीं था, या ऐसे लिखते हो, तला नहीं था। समोसे फ्राई नहीं हुए, कच्चे हैं समोसे इसलिए नहीं खाए। और जूते क्यों नहीं पहने, क्योंकि जूते के नीचे तलवे नहीं थे, तो जूते कैसे पहनते हैं। तो ये हो गए इनके दो शकुने, जो जिनके अंदर दो भाषा का प्रयोग किया जाता है। दो क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर एक ही होता है। पत्ता सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, क्योंकि फेरा न था। राहगीर प्यासा क्यों, गधा उदास क्यों, क्योंकि लोटा न था। समोसा क्यों नहीं खाया, जूते क्यों नहीं पहने, क्योंकि तला नहीं था। और ये उनकी मुखरियाँ। अभी तक आंसर एक भी नहीं आया, तो पहेलियों के आंसर कौन देगा। है ये मुखरियाँ इनकी जो अपनी बात से मुकर जाती है। जब वो मेरे मंदिर में आते, आते मुझको आन जगावे। छेड़ फिरे विरह के अचर, हे सखी साजन ना सकी मच्छर। तो ये हो गई। मैं ही बता देती हूँ चलो। एक थाल औंधा धरा, इसका आंसर है आकाश। इसका आंसर है आकाश। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। एक थाल यानी पूरा आकाश, और मोती से भरा, मोती यानी तारे, तारों की बात की जा रही है यहाँ पे। एक थाल औंधा धरा, एक थाल तारों से भरा, फूल मोती से भरा, मोती तारों को कहा गया, और थाल आकाश को गया। सबके सिर पर औंधा धरा, ऐसे लगता है जैसे अपने ऊपर लटक रहा है। सबके सिर पर औंधा धरा, मोती ना उसमें से एक गिरे, तारा उसमें से ना एक गिरा, तारा उसमें से ना एक गिरा। चारों तरफ था लिए फिरे, चारों तरफ था लिए फिरे। ये यहाँ पे है, था लिए फिरे, मोती ना उसमें से एक गिरे। चारों तरफ जहाँ देखो, जिधर देखो, ऐसे लग रहा है जैसे अपने आकाश नीचे धरती को छू रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे चारों तरफ था लिए फिरे, मोती ना उसमें से एक गिरे। ऐसे लग रहा है जैसे था लिए नीचे आ रहा है, फिर भी इसके अंदर से एक भी मोती नीचे नहीं गिर रहा है। तो वो तो तारे, वो कैसे आएगा। तो ये एक पहेली है जिसकी बात, जो कुछ कहना कुछ आता है और इसका अर्थ कुछ और निकलता है। तो ये हो गए इनके मनोरंजनात्मक पहेलियाँ, मुखरियाँ और दो सुकूने। ये हो गई अपने अमीर खुसरो के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो आगे से आगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद।